दोस्तों जरा सोचिए, एक आम सी शाम, स्कूल की छुट्टी और दो बच्चे बस का इंतजार कर रहे हैं घर लौटने के लिए। बस छूट जाती है और मजबूरी में उन्हें एक अजनबी की गाड़ी में लिफ्ट लेनी पड़ती है। बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है, मौत की तरफ। अगले दिन जंगल में दो लाशें मिलती हैं, शरीर पर इतने जख्म कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पर सवाल ये है, ये दो मासूम बच्चे आखिर किसके हाथों मारे गए और क्यों? क्या ये सिर्फ एक कत्ल है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो आपकी नींद उड़ा देगा? जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं राख सीरीज की पूरी कहानी। तो दोस्तों, बात है साल 1978 की। दिल्ली शहर का एक स्कूल जहां दो भाई बहन पढ़ते थे, साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सुमन अपने भाई का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई। सुमन का सब्र अब जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद साहिल अपने दोस्तों के साथ हंसते झूमते आराम से चला आता है। सुमन झल्ला कर बोलती है, आज भी इतनी देर कर दी तूने, जल्दी चल वरना बस मिस हो जाएगी। पर किस्मत देखिए, जैसे ही दोनों मेन रोड पर पहुंचते हैं, बस उनके सामने से निकल जाती है। बस कुछ ही सेकंड की देरी और बस हाथ से निकल गई। सुमन अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में साहिल को घूरती है, क्योंकि अब घर जाने के लिए उन्हें किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। दोनों काफी देर तक गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक प्राइवेट कार वाला रुकता है और उन्हें लिफ्ट दे देता है। घर लौटकर सुमन तैयार होने लगती है। आज उसे रेडियो स्टेशन जाना है, क्योंकि उसे रेडियो पर गाने का मौका मिला है। माँ अपने हाथों से दो सोने के झुमके निकालकर सुमन को पहना देती है और टैक्सी का किराया देकर साहिल को भी साथ भेज देती है। शाम को जब रेडियो प्रोग्राम शुरू होता है, उनके पिता अशोक अरोड़ा रेडियो ऑन कर देते हैं। बड़े फक्र से रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं कि उनकी बेटी आज रेडियो पर गाना गाएगी। पर पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सुमन का गाना सुनाई ही नहीं देता। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अशोक खुद पता करने रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें जो पता चलता है, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन और साहिल दोनों में से कोई भी रेडियो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था। अशोक के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो फौरन अपनी पत्नी मोना को फोन करते हैं। बच्चे घर लौटे क्या? मोना कहती है, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप उन्हें लेकर आओगे। अशोक सच्चाई बता देते हैं, बच्चे रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं। वो कहते हैं, मैं आसपास देखता हूँ, तब तक तुम रिश्तेदारों और बच्चों के दोस्तों को फोन करके पता करो। मोना एक एक करके सबको फोन करती है, पर बच्चे किसी के घर नहीं गए। इधर थाने में काम ना होने की वजह से एसआई जयप्रकाश और एएसआई जावेद आराम से गप्पे मार रहे थे। तभी जयप्रकाश के पिता उनके लिए खाना लेकर आते हैं, पर खाना खाने का मौका उन्हें नसीब नहीं होता, क्योंकि ऊपर से अफसर का फोन आ जाता है। सुमन और साहिल का केस देखना है। जयप्रकाश एक पल भी देर किए बिना अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अब आपको बता दूं, अशोक कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक ऊंचे ओहदे वाले आर्मी ऑफिसर थे और 1971 की जंग में उनका बड़ा योगदान था। ऊपर से मोना भी स्कूल टीचर थी, यानी हाई फाई फैमिली। तो जाहिर है पुलिस पर भी अच्छा खासा दबाव था, वरना भला पुलिस अपना खाना छोड़कर इस तरह दौड़ी चली आती। खैर, जयप्रकाश अशोक और मोना से मिलकर जरूरी डिटेल्स और फोटो ले लेते हैं। शक के आधार पर वो कहते हैं, ये किडनैपिंग का केस हो सकता है, आप लोग टेलीफोन के आसपास ही रहिए। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठती है। सबको लगता है कहीं किडनैपर का फोन तो नहीं, पर जब अशोक फोन उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है दो लाशें मिली हैं और उनकी डिटेल्स अशोक के बच्चों से मैच कर रही हैं। सब फौरन मुर्दा घर की तरफ भागते हैं, पर शुक्र है वो लाशें सुमन या साहिल की नहीं थी। अशोक की जान में जान आती है। जयप्रकाश फोर्स लेकर अलग अलग जगहों पर छापे मारते हैं और राजा नाम के क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। थोड़ी मारपीट के बाद राजा बताता है, किडनैपिंग उसने नहीं की, हाँ, पर बिरजू गैंग के लोग ये काम कर सकते हैं और ये बिरजू गैंग रेडियो स्टेशन के पास ही जंगल में अपना अड्डा जमाए बैठा है। तो जयप्रकाश हथियार और फोर्स लेकर जंगल में छापा मारने निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए दिल्ली से बंबई ले चलता हूँ। आप सोच रहे होंगे, अरे अचानक बंबई कहाँ से आ गई? तो यकीन मानिए, इन दोनों के बीच कनेक्शन है और वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो हुआ यूं कि करीब 8 दिन पहले बंबई में दो छिछोरे चोर बाबू और रज्जो एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। उनके ठीक सामने एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब चिपका हुआ बैठा था। ये देखकर दोनों के दिल में एक जलन सी होने लगी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब वॉशरूम जाता है तो ये दोनों भी पीछे चले जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आदमी गुस्से में उन्हें मारने आता है, पर उल्टा ये दोनों ही उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं और उसका बटुआ और ब्लेजर छीन लेते हैं। एक औरत ये सब देखकर गार्ड्स को बुला लेती है, पर ये दोनों गार्ड्स को भी पीट कर फरार हो जाते हैं। मगर इतना रिस्क लेने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उस सूट बूट वाले आदमी के बटुए में बस 6 रुपए थे, बस 6 रुपए। दोनों को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने ठान लिया
अब ये छोटी मोटी चोरी बंद, अब से कोई बड़ा हाथ मारेंगे और सेट हो जाएंगे। अगले दिन बाबू एक गाड़ी चुराता है और रज्जो को लेकर एक घर के सामने पहुंचता है। बाबू बताता है कि उसे इस घर के मालिक से खबर मिली है, घर में कोई नहीं है, तो दोनों घर का सारा माल चुराकर निकल जाएंगे। पर अंदर घुसते ही उनके सामने एक बुजुर्ग आ जाते हैं। दोनों फौरन बुजुर्ग को बांध देते हैं। सामान समेटते वक्त रज्जू को एहसास होता है, अरे बाबू तो है ही नहीं, उसे अकेला छोड़ के बाहर निकल गया। अब रज्जू वैसे भी थोड़ा डरपोक बंदा था, वो डर के मारे भागने लगता है। तभी वो बुजुर्ग कुर्सी से फर्श पर गिरकर लुढ़कते हुए रज्जू का पैर पकड़ लेते हैं, पर रज्जू उन्हें लात मारकर हटा देता है और बाहर भाग आता है। बाहर आकर देखता है बाबू तो गाड़ी में आराम से बैठा है। रज्जू पूछता है, तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों भगाया? तब बाबू उसे गाड़ी के अंदर इशारा करता है। बाबू ने इस घर के किशोर लड़के को किडनैप कर लिया था। रज्जू को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बाबू समझाता है घर से जो माल चुराया है उसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा रिस्क इस बार भी बेकार जाएगा, इसलिए मैंने इस लड़के को उठा लिया है ताकि मोटी रकम की फिरौती मांगी जा सके। फिर भी रज्जू का मन नहीं मान रहा था। वो हुज्जत करने लगता है तो बाबू उसे डांट कर चुप करा देता है। अब वापस आते हैं अपने वर्तमान पर। जयप्रकाश और उनकी फोर्स जंगल में तो पहुंच जाती है, पर मूसलाधार बारिश की वजह से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ऊपर से एक कांस्टेबल आकर बताता है 2 भाई बहन को बाइक पर लिफ्ट लेते देखा गया है। 2 चश्मदीदों ने उन्हें देखा था। इससे पुलिस को लगता है जब बच्चों ने बाइक पर लिफ्ट ली है तो शायद वो बिरजू गैंग के हाथ नहीं लगे, तो आगे ना बढ़कर सर्च बंद करके सब लौट आते हैं। अगली सुबह एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चराने जाता है। उसे पहले एक खून से सना जूता मिलता है और उसके ठीक सामने 2 खून में लथपथ बच्चों की लाशें पड़ी थीं। ये और कोई नहीं, यही थे सुमन और साहिल। दोनों के शरीर पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। खबर मिलते ही जयप्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था क्योंकि रात को जहां से उन्होंने सर्च बंद करके वापसी की थी वो जगह यहां से बस 200-300 मीटर ही दूर थी। बस इतनी सी दूरी। पास ही उन्हें एक गाड़ी की टूटी हुई हेडलाइट मिलती है। अब सुमन और साहिल को तो बाइक पर देखा गया था, फिर यहाँ गाड़ी कहाँ से आई, ये बात उन्हें सोच में डाल देती है। इसी बीच इंस्पेक्शन के लिए एसपी पहुंच जाते हैं। जब प्रकाश उन्हें शुरुआती डिटेल्स बताते हैं, एसपी कहते हैं कि किडनैपर तो बच्चों की फिरौती मांगकर अच्छी खासी रकम कमा सकता था, पर ऐसा न करके इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। मौके पर मीडिया भी पहुंच चुकी थी, तो एसपी हुक्म देते हैं पुख्ता सबूत के बिना कोई भी मीडिया के सामने मुंह न खोले। इसी दौरान वहां अशोक पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों की लाशें देखकर बुरी तरह टूट जाते हैं। दोनों की मौत की खबर फैलने के बाद थाने में डॉक्टर जसप्रीत सिंह भल्ला नाम का एक आदमी आता है और बताता है कल उसी ने सुमन और साहिल को लिफ्ट दी थी। कल वो अपनी क्लिनिक से निकलकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। तभी बच्चों ने रास्ते में उससे लिफ्ट मांगी। पहले तो भल्ला लिफ्ट देना नहीं चाहता था, पर साहिल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ दिया और फिर उतार कर निकल गया। जयप्रकाश पता करते हैं इस बस स्टॉप से रेडियो स्टेशन तक 3 बसें जाती हैं, तो वो उन तीनों बसों में जांच पड़ताल करने को कहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सुमन और साहिल की लाशें अशोक को सौंप दी जाती हैं। अशोक जब लाशें घर लाते हैं तो चेहरे देखने के बाद भी मोना यकीन ही नहीं कर पाती कि ये उसके बच्चे हैं। उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपने बच्चों की मौत का गम महसूस तक नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर 6 दिन पहले की बात, बंबई में रज्जो और बाबू उस बच्चे को किडनैप करके एक झुग्गी में रखते हैं। रज्जो बच्चे के पिता को फोन करके 2 लाख रुपए फिरौती मांगता है और कहता है पैसे तय की हुई जगह पर रख जाना। फिर रज्जो जब बच्चे के पास जाता है तो वो कहता है उसे टॉयलेट जाना है, तो रज्जो बच्चे को रेलवे लाइन पर ले जाकर बिठा देता है और खुद पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है ताकि बच्चे को शर्म न आए। पर बच्चा स्मार्ट था, टॉयलेट तो बस एक बहाना था। मौका पाते ही वो दौड़ लगा देता है, पर भला छोटे छोटे पैरों से कितनी दूर भागेगा। ज्यादा दूर भागने से पहले ही रज्जो उसे पकड़ लेता है। उधर बाबू फिरौती के पैसे लेने के लिए घात लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद बच्चे का पिता पैसों का बैग रखकर जाता है तो बाबू झपट कर बैग उठा लेता है और तभी चारों तरफ से अंडरकवर पुलिस अफसर निकल आते हैं। पर बाबू में ताकत खूब थी, वो उन्हें धक्का मारकर भाग निकलता है और धोबियों के इलाके में घुस जाता है जहां कतार में कपड़े सूख रहे थे। बाबू चालाकी से गीली चादरें अफसरों के ऊपर फेंक देता है। वो कपड़ों में उलझ जाते हैं और इसी मौके में बाबू भागकर रज्जो के पास पहुंच जाता है। बच्चे के पिता ने पुलिस बुला ली थी, इस बात पर बाबू बेहद भड़क उठा था। वो बच्चे को मारने के लिए छुरी निकालता है तो रज्जो उसे रोकता है। इस पर बाबू आपा खोकर रज्जो के सिर पर कांच की बोतल दे मारता है। रज्जो भी पलटवार करता है और पीछे से उसका गला दबा देता है।
बाबू की हालत मरने जैसी हो जाती है तो वो रज्जो से माफी मांगता है और रज्जो उसे छोड़ देता है। फिर बाबू आईने के सामने जाकर अपने सिर का जख्म चेक करता है। दोनों की लड़ाई देखकर बच्चा डर के मारे रो रहा था। बाबू डांट कर उसे चुप कराता है, पर वो चुप नहीं होता तो गुस्से में बाबू आपा खोकर बच्चे को छुरी से लगातार वार करके मार डालता है। हालांकि बाबू खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया। इस घटना के बाद इस शहर में रुकना खतरनाक हो जाता है, तो दोनों बंबई से दिल्ली भाग आते हैं। इधर वर्तमान में सुमन और साहिल के केस में जयप्रकाश फॉरेंसिक डॉक्टर बिस्वजीत के पास दोनों लाशों की डिटेल्स जानने जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं साहिल को किसी धार और भारी चीज से मारा गया है। हो सकता है मर्डर वेपन कोई तलवार या उस टाइप की चीज हो। उसके हाथ और कंधे पर निशान है जो उसकी लाश घसीटने की वजह से बने हैं। और सुमन को किसी भारी रॉड जैसी चीज से सिर के पीछे वार करके मारा गया है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सुमन के साथ कोई दरिंदगी हुई या नहीं। डॉक्टर ने गाड़ी की हेडलाइट का भी फॉरेंसिक किया था। कई तरह के केमिकल इस्तेमाल करने के बाद पता चला ये जिस गाड़ी का पुर्जा है उस गाड़ी का रंग हरा है। जयप्रकाश फौरन जावेद को फोन करके हरे रंग की गाड़ी ढूंढने को कहते हैं, पर गाड़ी मिलती नहीं। खून के 2 दिन बाद भी जब कोई लीड नहीं मिलती तो एसपी जयप्रकाश को इस केस से हटा देते हैं। जयप्रकाश बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कम से कम 24 घंटे दिए जाएं, पर यह कोई आम केस तो था नहीं। एक तो 2 बच्चों का बर्बर कत्ल, ऊपर से बच्चे एक आर्मी ऑफिसर के, तो ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था। एसपी जयप्रकाश को और मौका न देकर हुक्म देते हैं कल सुबह केस इंस्पेक्टर चौहान को हैंडओवर कर दिया जाए, पर जयप्रकाश हार नहीं मानते। हैंडओवर से पहले कम से कम आज की रात तो उनके हाथ में है, तो वो सुराग ढूंढने जंगल चले जाते हैं। जहां लाशें मिली थी वहां जाकर देखते हैं अशोक खड़े हैं। अशोक दरअसल अपने बच्चों की यादों में यहाँ आए थे। वो अपने पत्थर जैसे सीने में दबे दर्द को जयप्रकाश के साथ बांटते हैं। जयप्रकाश वहां से जीप लेकर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से एक जानवर दौड़ जाता है। वो जोर से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देते हैं, फिर बाहर आकर लाइट मारते हैं तो कुछ चमक उठता है। वो जंगल की तरफ बढ़कर देखते हैं हरे रंग की एक गाड़ी पड़ी है। यही वो गाड़ी थी जिसमें सुमन और साहिल को जंगल लाया गया था। तो गाड़ी को फोरेंसिक विभाग में लाया जाता है। गाड़ी में 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, 2 सुमन और साहिल के और बाकी 2 अनजान। पर एक फिंगरप्रिंट करीब मिटकर धुंधला हो चुका था। जांच में पता चलता है कि गाड़ी चुराई हुई थी। गाड़ी के अंदर से एक तलवार भी मिलती है और यह तलवार भारत की आजादी से भी पुरानी थी। तलवार पर एक नाम लिखा था, मोहनलाल सोढ़ी चूरनवाला। अब तक इस केस में यही नाम उनके लिए सबसे बड़ी लीड था। रातों रात केस की सूरत बदल जाने पर एसपी जयप्रकाश उसे इस केस में दोबारा बहाल कर देते हैं, पर एक शर्त के साथ 48 घंटों के अंदर ये केस क्लोज करना होगा। इधर रज्जो और बाबू 4 दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। पैसों की तंगी में वो एक आश्रम में खाना खाते हैं। रज्जो अभी भी बाबू पर गुस्सा था, इसलिए बाबू बार बार माफी मांग रहा था। एक मोड़ पर वो इमोशनल होकर बताता है वो बचपन से ही बदमिजाज था। उसके पिता कम उम्र में मर गए थे। उसका इकलौता भाई भी रसोई में आग लगने से जल मरा था। भाई को बचाने के चक्कर में बाबू का अपना हाथ भी जल गया था। वो रज्जो को अपना जला हुआ हाथ दिखाकर रोने लगता है। बाबू को पछताते देख रज्जो उसे माफ कर देता है। फिर रज्जो बताता है उसका एक दोस्त यहाँ एक 5 स्टार होटल में गाना गाता है, उसके पास उन्हें शेल्टर मिल जाएगा। तो दोनों 5 स्टार होटल जाकर देखते हैं ये बस नाम का ही 5 स्टार है। अंदर सस्ते लेवल पर खूब रंग तमाशा चल रहा था। रज्जो का दोस्त प्यारे एक साथ दोहरी आवाज में गाना गा सकता था। उसने शरीर के एक तरफ मर्द का गेटअप किया था और दूसरी तरफ औरत का। इसी तरह वो आवाज बदल बदल कर 2 सुरों में गाना गाता था और दर्शक भी खूब लुत्फ ले रहे थे। दर्शकों में बल्लू नाम का एक आदमी था जो बार बार प्यारे की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। दरअसल बल्लू को बस लड़के ही पसंद थे। बाबू भी रज्जो के दोस्त को लेकर खूब हंसी मजाक करता है। तो प्रोग्राम खत्म होने पर रज्जो प्यारे को साइड में ले जाकर अपनी मुश्किल बताता है। प्यारे उन्हें बाइक पर बिठाता है, तभी बल्लू दौड़कर उसके पास आता है और नखरे शुरू कर देता है, पर बाबू बल्लू को धक्का देकर गिरा देता है। इससे प्यारे बाबू पर खुश हो जाता है। फिर प्यारे उन्हें अपने किराए के घर ले आता है। ड्रिंक्स के दौरान बातों बातों में प्यारे बताता है बल्लू उसे बहुत परेशान करता है। वो बल्लू को अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा कहकर गालियां देता है। अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, ये शब्द सुनते ही बाबू चौंक उठता है और पूछता है क्या बल्लू बहुत बड़ा आदमी है। प्यारे बताता है बल्लू के बाप मोहनलाल चूरनवाला ने अंग्रेजों के जमाने में दवाई बेचकर बहुत पैसा कमाया था, उनका तो महल भी था। ये सब सुनकर बाबू और रज्जो अंदाजा लगाते हैं बल्लू के पास भी जरूर बहुत पैसा होगा, और चूंकि बल्लू शराबी है तो उसके घर में चोरी करना बहुत आसान होगा। इसलिए वो प्यारे को लेकर बल्लू के घर पहुंच जाते हैं। बल्लू दरवाजा खोलकर प्यारे को देखते ही खुश हो जाता है। तभी बाकी दोनों भी अंदर घुस आते हैं। दोनों मिलकर बल्लू से हाथापाई शुरू कर देते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। ये सब देखकर प्यारे भाग जाता है। फिर दोनों घर में चोरी के लायक कुछ ढूंढने लगते हैं, पर कुछ खास नहीं मिलता। रज्जो मन ही मन प्यारे को कोसने लगता है। तभी बाबू की नजर मोहनलाल सोढ़ी चूरनवाला की तलवारों पर पड़ती है, तो बाकी छोटे मोटे सामान के साथ वो उन्हें भी चुरा लेता है और बाहर निकलते ही उन्हें एक हरी गाड़ी दिखाई देती है, तो वो गाड़ी भी चुरा लेते हैं।
इधर वर्तमान में काफी खोजबीन के बाद जयप्रकाश को फोन पर बताया जाता है पुलिस ने चूरनवाला का पता लगा लिया है। तो जयप्रकाश फौरन निकल पड़ते हैं। चांदनी चौक मार्केट आकर जयप्रकाश एक दुकान पर पूछते हैं चूरनवाला की दुकान कौन सी है। तो वो दुकानदार थोड़ा चिढ़ जाता है। दरअसल हर्बल दवाई के बाजार में ये दोनों प्रतिद्वंदी थे। वो आदमी और दुकान के अंदर से उसकी माँ बताते हैं मोहनलाल सोडी चूरनवाला तो बहुत पहले ही मर चुका है। अंग्रेजों के जमाने में साहबों को दवाई बेचकर उसने बहुत पैसा कमाया था। फिलहाल उसका बेटा बल्लू जिंदा है, पर लड़का गे है। मोहल्ले के हर लड़के पर उसकी नजर रहती है। खास तौर पर धनीराम नाम के एक लड़के के पीछे वो हमेशा पड़ा रहता है। जयप्रकाश पूछते हैं बल्लू कहाँ मिलेगा। दुकानदार बताता है कई दिनों से बल्लू दिखाई नहीं दे रहा, कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर बिस्वजीत जयप्रकाश को बुलाते हैं तो वो वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन्हें गाड़ी के पास ले जाकर दिखाते हैं। गाड़ी के पीछे के शीशे पर खून और फाइबर के निशान है। डॉक्टर बताते हैं बच्चे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। आगे की सीट से कई बार उन पर वार किया गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है उनके खून के अलावा गाड़ी में कातिल का खून भी मिला है। मुमकिन है सुमन या साहिल ने कातिलों में से किसी को घायल किया हो। गाड़ी में जितने खून के निशान हैं उससे डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि कातिल भी अच्छा खासा जख्मी हुआ है, और जब जख्मी हुआ है तो हो सकता है वो किसी अस्पताल भी गया हो इलाज के लिए। इसलिए डॉक्टर अस्पतालों में पता करने को कहते हैं। अस्पताल में जांच करने पर एक डॉक्टर से पता चलता है कुछ दिन पहले 2 लोग इलाज के लिए आए थे। जख्म देखकर डॉक्टर ने एक्सरे के लिए रेफर किया था। एक्सरे भी हुआ, पर रिपोर्ट या आगे का कोई इलाज लिए बिना ही वो चले गए। उनमें से एक लंबा था, दूसरा 5 फुट 5 इंच का। एक के हाथ पर जलने का निशान भी था, पर डॉक्टर को शक हो रहा था। वो बार बार अलग अलग बात कह रहे थे। कभी कहते मारपीट में लगी है, कभी कहते गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो चूंकि ये पुलिस केस था, डॉक्टर ने पुलिस पर तैनात कांस्टेबल को भी बता दिया था। जयप्रकाश बाहर आकर कांस्टेबल से पूछते हैं उसने केस रिकॉर्ड किया या नहीं। कांस्टेबल बताता है वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, गरीब लोग हैं, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। तो कांस्टेबल को केस रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सुनकर जयप्रकाश बेहद भड़क जाते हैं और कांस्टेबल को खूब डांटते हैं। कांस्टेबल बताता है उसने कुछ डिटेल्स लिख रखी हैं, खास तौर पर उनके नाम और पते। हालांकि जयप्रकाश जानते थे कि उन्होंने झूठे नाम पते दिए होंगे, फिर भी वो रेड का वारंट निकालने का हुक्म देते हैं। फिर पते पर जाकर देखते हैं पूरा घर खाली है, पर जयप्रकाश को वहां एक तलवार मिलती है जिस पर मोहनलाल सोढ़ी चूरनवाला का नाम लिखा था। वो समझ जाते हैं कातिल किसी वक्त यहीं थे या यहीं से बाकी तलवारें चुराई थीं। इधर रिपोर्टर निसार अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके एक दूध वाले को ढूंढ निकालती है जिसने उस दिन गाड़ी के अंदर बच्चों पर हमला होते देखा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, सड़क भी सुनसान थी। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर से हाउमाऊ करके रो रो कर मदद मांग रहे थे। दूध वाला अकेला आदमी साइकिल पर भला कितनी मदद कर पाता। फिर भी वो मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो लोग गाड़ी दूध वाले के पैर के ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे दूध वाले का पैर टूट जाता है और वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। पर दूध वाला यहीं नहीं रुका, वो किसी तरह घर लौटकर अपने भाई के जरिए थाने में सूचना भिजवाता है। खुद भी 4 बार हेल्पलाइन पर फोन किया था, पर कोई जवाब नहीं मिला। निसार उसकी जिम्मेदारी देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर जयप्रकाश घर के मालिक से पूछताछ करते हैं। अस्पताल में कांस्टेबल को कातिलों ने मोहन कुमार और प्यारे कुमार नाम दिए थे। घर का मालिक बताता है प्यारे कुमार और मोहन कुमार एक ही आदमी है। उसने वो घर प्यारे को किराए पर दिया था। जयप्रकाश अस्पताल गए, दोनों कातिलों के स्केच बनवा कर लाए थे। स्केच दिखाने पर मकान मालिक बताता है इनमें प्यारे नहीं है। तो जयप्रकाश प्यारे का एक स्केच बनवा लेते हैं, पर मकान मालिक बल्लू को नहीं पहचानता था। जयप्रकाश को प्यारे के बारे में एक और जानकारी मिलती है, वो घर के पास किसी बार में काम करता था। फिर पुलिस धनीराम को ढूंढ निकालती है। जयप्रकाश धनीराम के घर जाकर बल्लू के बारे में पूछते हैं तो वो थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। तो पुलिस धनीराम को साथ लेकर बल्लू के घर जाती है। चूंकि बाबू और रज्जो ने बल्लू के घर लूट मचाई थी, इसलिए पूरा घर तहस नहस पड़ा था। उन्हें एक बदबू भी आ रही थी। बदबू सूंघते सूंघते वो बल्लू की लाश ढूंढ निकालते हैं। चूंकि बल्लू का कोई अपना तो था ही नहीं, समाज की नजर में वो अनएक्सेप्टेबल था, तो किसी ने उसकी खोज खबर तक नहीं ली। धनीराम बताता है बल्लू से उसकी आखिरी मुलाकात 10-12 दिन पहले हुई थी। वैसे भी वो महीने में बस 1-2 बार ही मिलते थे। साथ ही वो एक बार रेस्टोरेंट का पता देता है जहां बल्लू ड्रिंक करने जाता था। इसी बीच जयप्रकाश को खबर मिलती है उनके एक दूसरे ग्रुप ने प्यारे का बार ढूंढ निकाला है। तो जयप्रकाश इस बार 5 स्टार बार जाते हैं। वहां मैनेजर प्यारे का स्केच देखते ही उसे पहचान लेता है और बताता है यहाँ प्यारे गाना गाता था। कुछ दिन पहले प्यारे के 2 दोस्त उसे ले गए थे। तब जयप्रकाश हॉस्पिटल वाले कांस्टेबल के बनवाए दोनों स्केच दिखाते हैं
तो बार मैनेजर कहता है ये दोनों प्यारे के दोस्त हैं, यानी ये दोनों रज्जो और बाबू थे। खैर, इधर अशोक ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था ताकि वो सुमन और साहिल की फोरेंसिक रिपोर्ट उन्हें लाकर दे। रिपोर्ट देखकर अशोक बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था सुमन के साथ रेप किया गया था, वहां वीरे के निशान भी मिले थे। दूसरी तरफ जयप्रकाश को पता चलता है प्यारे इस वक्त एक हवालात में बंद है। वो उस थाने पहुंच जाते हैं। प्यारे को 3 दिन पहले रिज एरिया से गिरफ्तार किया गया था। प्यारे बताता है बल्लू का कत्ल रज्जो और बाबू ने किया था। कत्ल के वक्त वो भाग आया था, तो 3 दिन पहले दोनों बदला लेने के लिए प्यारे को पकड़कर एक वीरान जगह ले गए। वहां बाबू रज्जो को कई तरह से उकसा रहा था ताकि रज्जो प्यारे का कत्ल कर दे, पर तभी पास से एक जोड़े की हंसी ठिठोली की आवाज आती है। वो दोनों वहां प्यार करने आए थे। तभी थोड़ी दूर के रास्ते से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है तो लड़की लड़के से आइसक्रीम लाने को कहती है। लड़का आइसक्रीम लाने जाता ही है कि बाबू लड़की का मुंह दबाकर उसे अपने पास ले आता है। बाबू कहता है प्यारे के लिए हमने बल्लू का कत्ल किया है, तो उस कत्ल के बदले में प्यारे भी एक का कत्ल करेगा। ये कहकर बाबू प्यारे पर दबाव डालता है कि वो तलवार से लड़की को मार डाले, पर प्यारे में किसी को मारने की हिम्मत नहीं थी। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अब तक के सारे कत्ल अकेले बाबू ने ही किए थे, रज्जो ने एक भी कत्ल नहीं किया था। तो अब रज्जो भी खुद को साबित करने के लिए लड़की को मारना चाहता है, पर तब तक लड़के को पता चल चुका था कि उसकी प्रेमिका के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो रास्ते से कांस्टेबल को बुला लाया था। उनके आ जाने पर रज्जो और बाबू लड़की को छोड़कर हरी गाड़ी में भाग निकलते हैं, पर प्यारे को भागने का मौका नहीं मिलता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्यारे स्केच में दिखा देता है कौन सा बाबू है और कौन सा रज्जो। उससे सुमन और साहिल के बारे में पूछा जाता है तो वो उनके बारे में कुछ नहीं बता पाता, और इस वक्त बाबू और रज्जो कहाँ हो सकते हैं इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। पर वो बताता है सोनीपत में रज्जो की एक बहन है, शायद वो वहां जा सकते हैं। तो जयप्रकाश इस बार फोर्स लेकर सोनीपत के लिए निकल पड़ते हैं। वो ठीक ढूंढते ढूंढते रज्जो की बहन के घर पहुंच जाते हैं। रज्जो की बहन, बहनोई और भांजी बताते हैं पिछले 2 दिन रज्जो यहीं था, पर रज्जो सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बिना चला गया। जब जयप्रकाश बताते हैं कि रज्जो मर्डर केस में आरोपी है, तो रज्जो की बहन इस पर यकीन ही नहीं कर पाती, क्योंकि रज्जो इतना मासूम था कि तिलचट्टा देखकर भी डर जाता था, तो भला वो किसी का कत्ल कैसे करेगा। घर में रज्जो की भांजी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो जयप्रकाश यहाँ ज्यादा झमेला न करके निकल जाते हैं। 3 दिन पहले बाबू बेहद जख्मी हालत में गाड़ी चला रहा था। रज्जो भी जख्मी हालत में बगल की सीट पर बैठा था। बाबू जब और गाड़ी नहीं चला पाता तो जंगल के अंदर उतार देता है, यानी वही जगह जहां जयप्रकाश को गाड़ी मिली थी। रज्जो कोई चारा न पाकर बाबू को लेकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। सुबह होश आने पर बाबू रज्जो पर चिढ़ जाता है, क्योंकि अस्पताल आने से बेहतर तो बिना इलाज मर जाना था। डॉक्टर बाबू से पूछता है वो कैसे जख्मी हुआ। बाबू कहता है गाड़ी एक्सीडेंट में, पर पिछली रात रज्जो पहले ही डॉक्टर को बता चुका था कि वो मारपीट में जख्मी हुए हैं। दोनों के अलग अलग बात कहने से डॉक्टर को शक हो जाता है, और पुलिस केस होने की वजह से यहाँ पुलिस आकर झमेला करेगी, तो दोनों भागने के लिए निकल जाते हैं। पर वो कांस्टेबल के सामने पड़ जाते हैं। वो कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करते हैं हम गरीब लोग हैं, वैसे ही एक्सीडेंट करके बेहाल हैं, हमें थाना पुलिस के चक्कर काटने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर कांस्टेबल कन्विंस हो जाता है और उनसे नाम पता पूछता है। वो अपने नाम न बताकर प्यारे के 2 नाम और प्यारे के घर का पता देकर चले जाते हैं। फिर बाबू रज्जो को एक बस में बिठाकर उसकी बहन के घर भेज देता है। बाबू रज्जो को अपने ठिकाने का पता और फोन नंबर भी दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क हो सके। तो इसके बाद ही रज्जो 2 दिन पहले अपनी बहन के घर आ गया था। रज्जो अपने हाथ की चोट के बारे में झूठ बोलता है कि वो सिनेमा लाइन में है और शूटिंग के दौरान हाथ में चोट लगी है। बहन और भांजी इसी पर यकीन कर लेते हैं। अगले दिन रज्जो भांजी को लेकर एक दुकान पर बैठकर तला भुना खा रहा था। तभी अखबार में सुमन साहिल को लेकर छपी खबर देखकर वो घबरा जाता है। वो फौरन बाबू को फोन करके बताता है, पर बाबू इसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। पर रज्जो को बहुत डर लग रहा था। वो आसपास के हर इंसान को शक की नजर से देख रहा था, तो उसने उसी रात बंबई लौटने का फैसला कर लिया। रात को वो लेटा हुआ था, तभी भांजी आकर जिद पकड़ लेती है कि वो भी रज्जो के साथ बंबई जाएगी, क्योंकि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती है। भांजी उसे अपनी कुछ खूबसूरत फोटो भी दिखाती है, पर रज्जो को इस वक्त अचानक एक भ्रम सा हो जाता है, जैसे वो अपने अंदर से खो गया हो। वो भांजी से बुरा बर्ताव करता है और सिनेमा लाइन में जाने से खराब हो जाओगी ऐसी बातें कहकर निकल जाता है। इसीलिए दरअसल रज्जो की भांजी इतनी घबराई हुई थी। खैर, जयप्रकाश फोर्स लेकर पूरे गांव में रज्जो के बारे में पूछताछ करते हैं। किसी ने उसे देखा है नहीं, पर गांव में कोई जानकारी नहीं दे पाता। थोड़ी देर बाद खबर आती है रज्जो की बाइक एक ढाबे के सामने देखी गई है। जयप्रकाश फोर्स लेकर वहां भागते हैं।
पर रज्जो उससे पहले ही भाग चुका था। जयप्रकाश मायूस होकर लौट आते हैं। लौटकर उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। कल सुबह केस की जिम्मेदारी चौहान सर को हैंड ओवर करनी है। इधर निसार अपने सोर्स के जरिए रज्जो और बाबू के बंबई में एक बच्चे के कत्ल की बात जान जाती है। वो जयप्रकाश को बताने के लिए उनके घर चली आती है। हालांकि पर्सनल लाइफ में वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, पर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनके बीच दूरी आ गई थी। फिर भी जांच की खातिर वो जयप्रकाश को जानकारी दे देती है। इसके थोड़ी देर बाद एएसआई जावेद आके जयप्रकाश को बताता है बंबई से एसआई गुप्ते बार बार फोन करके जयप्रकाश को मांग रहा है। जयप्रकाश थाने जाकर फोन कनेक्ट करते हैं तो गुप्ते बताता है बाबू और रज्जो ने बंबई में एक लड़के को किडनैप करके मार डाला था। किडनैप के बाद पुलिस ने बाबू को लगभग पकड़ लिया था, फिर भी वो किसी तरह भाग निकला। उनके सोर्स के मुताबिक बाबू दोबारा बंबई लौट आया है, तो उसे पकड़ना है तो गुप्ते जयप्रकाश को बंबई आने को कहता है। चूंकि बाबू बंबई लौट गया है तो रज्जो भी जरूर बंबई में उसके पास ही जाएगा, पर मुश्किल ये थी कि ये केस सुबह चौहान को ट्रांसफर हो जाएगा। तब जयप्रकाश आजादी से काम नहीं कर पाएंगे। जयप्रकाश को हेड कांस्टेबल से पता चलता है अभी भी चाहे तो बंबई की ट्रेन पकड़ी जा सकती है, तो वो दूसरी बार न सोचकर बंबई के लिए निकल पड़ते हैं। बाबू बचपन से ही साइको टाइप का था। बचपन में उसका नाम था कुमार। करीब 12 साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में उसके नाम की शिकायतों का अंत ही नहीं था। कभी किसी के मुंह में मार्बल डाल देता, कभी पानी की टंकी से धक्का देकर गिरा देता। हेडमास्टर बाबू की मां को बुलाकर आखिरी चेतावनी देते हैं। इस सेमेस्टर के बाद बाबू को स्कूल में नहीं रखेंगे। मां उदास होकर स्कूल से निकल रही थी, तभी मां को खुश करने के लिए बाबू शहद का एक डिब्बा लाकर कहता है, मां तुम शहद से भी ज्यादा मीठी हो। तभी बाबू ने हाल ही में जिस लड़के को मारा था उसे देखकर बाबू की मां आवाज देती है। मां लड़के को बताती है वो बाबू की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा है। मां लड़के को बाबू का लाया शहद का डिब्बा देना चाहती है तो लड़का कहता है वो ये नहीं ले सकता क्योंकि बाबू ने इसे स्टाफ रूम से चुराया है। अब बाबू की मां और भी ज्यादा उदास होकर चली जाती है। इस बात पर बाबू भी उस लड़के पर भड़क जाता है। वो बच्चा एक वॉशरूम में पेशाब करने जाता है। उस वॉशरूम की दीवार के एक कोने में मधुमक्खियों का छत्ता था। बाबू मधुमक्खियों के छत्ते पर एक ढेला मारकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। नतीजा, ढेरों मधुमक्खियों के काटने से वो लड़का बच नहीं पाता और मर जाता है। इसके बाद बाबू को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। वहां 4 साल बिताकर बाबू लौटता है तो देखता है उसकी माँ के एक और बच्चा हुआ है, पर ये उसकी सौतेली बहन थी। माँ बाबू को देखते ही घबरा जाती है। कातिल बेटे को देखकर डरना तो लाजमी है। बाबू जब तक बच्ची के पास रहता है माँ का दिल धक धक करता रहता है। बाबू के लिए चाय बनाते वक्त माँ सोचती है चाय में जहर मिला दे क्या, पर बाबू ये बात पहले ही भांप लेता है और माँ से कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बाबू फिर से अपनी माँ के परिवार में रहना चाहता था, पर ऐसे साइको लड़के को घर में रखना ही रिस्की था, तो माँ अपनी जमा पूंजी का सारा पैसा बाबू को देकर कहीं दूर चले जाने को कहती है। माँ को खुद से दूर भगाते देख बाबू बेहद उदास हो जाता है। जाने से पहले वो 1 कप और गर्म चाय पीने किचन में जाता है और पूरे घर में आग लगा देता है। इससे उसकी सौतेली बहन मर जाती है। बाबू का माँ का पूरा शरीर जल जाता है। बाबू का अपना हाथ भी झुलस जाता है। तो बाबू इतना खतरनाक था कि उसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा। खैर, जयप्रकाश बंबई आकर पहले उस जगह जाते हैं जहां किडनैप किए बच्चे को मारा गया था। उन्हें यह भी पता चलता है बंबई लौटने के बाद बाबू ने एक जोड़े पर हमला किया था। जयप्रकाश उस जोड़े से मिलने जाते हैं। पति को मार पड़ी थी तो उसकी आंखों चेहरे पर अब भी नील पड़े थे। उसकी पत्नी की हालत और भी खराब थी। 2 दिन पहले रात को पति पत्नी ने एक टैक्सी रोकी थी। ये टैक्सी बाबू चला रहा था। वो बिना समझे बाबू के जाल में फंस गए। सुनसान खाली जगह पर ले जाकर बाबू ने पहले आदमी के कपड़े उतारकर उसकी जमकर पिटाई की, फिर आदमी की पत्नी के कपड़े फाड़कर उसके साथ बदसलूकी की और फिर उनका एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर चला गया। सब सुनने के बाद जयप्रकाश उन्हें यथासंभव सांत्वना देकर निकल जाते हैं। इसके बाद जयप्रकाश को बाबू की माँ के बारे में पता चलता है, जो अब भी एक अस्पताल में भर्ती है। तो वो बाबू की माँ के पास जाते हैं। बाबू की माँ की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। बाबू की माँ नफरत से कहती है उसने एक राक्षस को जन्म दिया है। जयप्रकाश बाबू की माँ से जान लेते हैं बाबू किस बाल सुधार गृह में था। फिर वो वहां भी पहुंच जाते हैं और बाबू के बर्ताव के बारे में जानते हैं। यहाँ सब बाबू से बहुत डरते थे। कोई उसके साथ नहीं घुलता मिलता था, पर जिमी नाम का एक लड़का बाबू का अच्छा दोस्त था। हालांकि जिमी के नाम के अलावा और कोई डिटेल नहीं थी। यहाँ से निकलने के बाद उन्हें नई पहचान दे दी जाती थी। खैर, इधर बाबू की मीना नाम की एक प्रेमिका थी। मीना एक नर्स थी। अखबार में बाबू और रज्जो के स्केच के साथ खबर छपी थी। वो खबर मीना भी देख लेती है और अपनी सहेली जेनी के साथ शेयर करती है। जेनी मीना को सलाह देती है कि वो पुलिस को फोन करके बाबू को पकड़वा दे, पर मीना की हिम्मत नहीं होती। तो जेनी खुद ही थाने फोन करके जयप्रकाश को बुला लाती है। जेनी बताती है
मीना बाबू के बारे में अच्छी तरह जानती है, तो वो स्टाफ रूम में मीना से मिलवाने के लिए जयप्रकाश और गुप्ते को ले जा रही थी। तब तक बाबू जिमी का ब्लेजर पहनकर स्टाफ रूम में घुसकर मीना के करीब आने की कोशिश करता है, पर मीना आज बेहद डरी हुई थी। वो अखबार छुपाने की कोशिश करती है, पर बाबू वो देख लेता है। मीना बाबू के मुंह पर गर्म कॉफी फेंककर भागने की कोशिश करती है, तो बाबू भड़क जाता है और मीना को फर्श पर पटक देता है। फिर उसका सिर लगातार फर्श से टकराकर वार करता रहता है। जब तक जयप्रकाश पहुंचते हैं तब तक बाबू भाग चुका था, बस मीना की निर्जीव देह पड़ी थी। वहां उन्हें वो कुत्ते का पिल्ला भी मिलता है जो बाबू उस जोड़े से लेकर आया था। साथ ही बाबू जल्दबाजी में ब्लेजर भी छोड़ गया था। ब्लेजर पर नसीम टेलर्स का टैग लगा था, तो वहां पता करने पर जानते हैं ये बाबू के दोस्त जिमी का ब्लेजर है। तो वो जिमी को जाकर पकड़ते हैं। जिमी इस वक्त अपनी होने वाली बीवी के साथ हनीमून पर जाने का प्लान कर रहा था, पर प्लान पूरा होने से पहले ही जयप्रकाश उसे उठा लाते हैं। जिमी बताता है कि बाबू उसके पास आया था, पर अब वो कहाँ है ये नहीं जानता। जयप्रकाश पूछते हैं जिमी पत्नी को लेकर कहाँ जाने का प्लान कर रहा है। जिमी बताता है वो आगरा जाने का प्लान कर रहे थे, जिसके बारे में बाबू को भी पता है। जयप्रकाश केस में अच्छा खासा आगे बढ़ रहे थे, पर उन्होंने ऊपर के अफसरों के आदेश और पुलिस के नियम तोड़े थे, तो एसपी उन्हें लौटकर सफाई का खत देने को कहते हैं। जयप्रकाश की कुछ दिन बाद रैंक अपग्रेड करने की परीक्षा थी। उसी मुद्दे को लेकर एसपी कहते हैं कि जयप्रकाश के आने के बाद वो तय करेगा कि जयप्रकाश को परीक्षा में बैठना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। तो जयप्रकाश दिल्ली लौटने को तैयार तो होते हैं, पर आखिरी पल में अपना इरादा बदलकर आगरा की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बाबू अपना सिर मुंडवाकर और दाढ़ी का कट बदलकर भेस बदलने की कोशिश करता है। फिर वो भी आगरा आ जाता है। स्टेशन पर पहले से ही रज्जो उसका इंतजार कर रहा था, पर भेस बदलने के बावजूद स्टेशन पर एक हवलदार उन्हें पहचान लेता है और पीछा करता है, पर वो बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। जयप्रकाश आगरा थाने पहुंचते हैं तो हवलदार उन्हें बताता है वो एक काली बाइक पर भागे थे और बाबू ने अपनी फेस कटिंग बदल ली है। जयप्रकाश उन दोनों के स्केच पूरे शहर में फैलाने को कहते हैं, साथ ही रेडियो और दूसरे माध्यमों से सबको सतर्क करने को कहते हैं। इधर रज्जो बाबू को लेकर एक घर में आता है। रज्जो ने पिछली रात इस घर पर हमला करके घर वालों को बांध रखा था ताकि वो यहाँ रुक सके। एक आदमी झमेला करता है तो दोनों उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। घर की बुजुर्ग औरत से वो खाना बनवाकर पेट भरकर खाते हैं, पर थोड़ी देर बाद दो लोग आकर दरवाजा खटखटाते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, पर धमकाकर वो बुजुर्ग औरत को दरवाजा खोलने भेजते हैं। दोनों लड़के बुजुर्ग औरत को शहर में रज्जो और बाबू के आने की चेतावनी देकर सावधान रहने को कहते हैं। वो घर के सामने बाइक देकर पूछते हैं ये किसकी है। बुजुर्ग औरत कहती है उसके घर मेहमान आए हैं, इसलिए वो बिना शक किए चले जाते हैं। रज्जो बाबू को इस घर से लूटा सामान दिखाता है। उसमें एक देसी पिस्तौल भी थी। पिस्तौल साथ हो तो वो और पावरफुल हो जाएंगे, तो वो इस पिस्तौल की गोली खरीदने निकलते हैं। वो एक आदमी से गोली खरीद भी लेते हैं, पर ये जानकारी थाने तक पहुंच जाती है। इधर जयप्रकाश ने ये सच छुपाया था कि वो सस्पेंड हो चुके हैं, तो लोकल थाने के एसआई के साथ उनकी एक तरह से अनबन हो जाती है। जयप्रकाश की वजह से लोकल एसआई के भी सस्पेंड होने जैसी हालत हो गई थी, तो वो कोई मदद नहीं करना चाहता था, पर जयप्रकाश की बातों से वो आखिरकार फोर्स देने को राजी हो जाता है। दूसरी तरफ बाबू और रज्जो ताजमहल के सामने बैठे गप्पे मार रहे थे। तब एक हवलदार उन्हें देखकर पीछा करता है और थाने में खबर कर देता है। रात को दोनों शहर लौटकर देखते हैं सब कैसा सुनसान है। दरअसल पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा था, फिर भी पुलिस को चकमा देकर वो बाइक लेकर भाग जाते हैं। जयप्रकाश भी जीप लेकर उनका पीछा करते हैं। एक मोड़ पर बाइक छोड़कर वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जयप्रकाश भी उन्हें ढूंढ निकालते हैं। जयप्रकाश रज्जो को पकड़ लेते हैं तो उसे बचाने के लिए बाबू एक बच्चे के गले पर छुरी रख देता है, पर जयप्रकाश जरा भी नहीं घबराते, उल्टा रज्जो की ही पिटाई करते हैं। फिर चालाकी से दो अफसर मिलकर बाबू को भी पकड़ लेते हैं। बाबू भागने की पूरी कोशिश करके भी नाकाम रहता है। बाबू को हाथ में पाकर जयप्रकाश उसकी जमकर पिटाई करके मन की भड़ास निकालते हैं। फिर जयप्रकाश दिल्ली लौट आते हैं। अब सवाल रह जाता है सुमन और साहिल, इन दोनों भाई बहन के साथ असल में हुआ क्या था। तो वो बस स्टॉप पर खड़े लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। एक हरी गाड़ी आते देख सुमन हाथ हिलाती है, पर गाड़ी ना रुककर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी लौट आती है और उन्हें लिफ्ट देना चाहती है। हालांकि गाड़ी में बैठे बाबू और रज्जो को देखकर सुमन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी जल्दी रेडियो स्टेशन पहुंचने की हड़बड़ी में वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बाबू का देखने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो साहिल उन्हें सुनाकर कहता है ये कैंटोनमेंट एरिया है और उसके पिता भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। फिर भी बाबू डरता नहीं, उसकी बातें बदतमीजी की तरफ बढ़ती हैं। तो जब वो गाड़ी से उतरने के लिए जिद करने लगते हैं, बाबू डांट कर उन्हें चुप कराता है और जोर से गाड़ी दौड़ा देता है। कोई चारा ना पाकर, हाथ के पास कुछ चीज पाकर सुमन उससे बाबू को मारना शुरू कर देती है। साहिल भी बहन की देखा देखी हिम्मत पाकर
रज्जो का गला दबाकर उसे घूंसे मारने लगता है। बाबू हाथ से झटका देकर सुमन को हटा देता है। बाबू रज्जो से तलवार निकालकर उन्हें मारने को कहता है। रज्जो तलवार निकालता है तो बहन को बचाने के लिए साहिल तलवार हाथ से पकड़ लेता है। तब रज्जो तलवार खींचता है तो साहिल का हाथ कट जाता है। भाई के हाथ में खून देखकर सुमन घबरा जाती है। वो अपना दुपट्टा फाड़कर हाथ बांध देती है। सुमन बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, पर बाबू उसकी बात नहीं सुनता। रास्ते में एक दूध वाले को देखकर सुमन चिल्लाकर उससे मदद मांगती है। दूध वाला मदद के लिए आगे भी आता है, पर बाबू उसे कुचल कर निकल जाता है। तब बेबस होकर दोनों भाई बहन फिर से उन पर हमला करते हैं। सुमन तलवार छीनकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर कोई खास नुकसान नहीं कर पाती। बाबू जंगल के अंदर गाड़ी रोकता है और सुमन के साथ जोर जबरदस्ती करता है। साहिल तब भी जिंदा था। वो उठकर फाइट बैक करता है और बहन को भाग जाने को कहता है, पर बाबू सुमन को पकड़ लेता है। साहिल भी रज्जो के हाथों ढेर हो जाता है। ज्यादा खून बहने से साहिल कमजोर पड़ चुका था। रज्जो साहिल की बॉडी एक तरफ खींच ले जाता है। साहिल तब भी जिंदा है। ये देखकर रज्जो तलवार से उसे मार डालता है। इधर बाबू तब तक सुमन का रेप कर चुका था। वो रज्जो को भी रेप करने को कहता है, पर रज्जो की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, तो इस बात पर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी सुमन आकर लकड़ी से दोनों को बेतरतीब मारना शुरू कर देती है। फिर वो भाई के पास दौड़ जाती है। साहिल तब तक जिंदा नहीं था, तो भाई की लाश के पास वो हाउ माउ करके रोने लगती है। तभी बाबू आकर सुमन के सिर पर जोर से वार करके उसे भी मार डालता है। तो ये थी उनके साथ हुई वो दर्दनाक दास्तान। खैर, केस सॉल्व करने पर जयप्रकाश का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें हायर रैंक की परीक्षा में बैठने दिया जाता है। इससे वो प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन जाते हैं। फिर आता है केस के फैसले का दिन। अदालत के चत्वर में भारी भीड़ का बस एक ही नारा था, अपराधियों को फांसी दो। अदालत भी कानून को सर्वोच्च सम्मान देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। फैसले के वक्त अशोक और मोना अदालत कक्ष में ही बैठे थे। अपने बच्चों को इंसाफ मिलते देख उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है, पर उनकी जिंदगी कुछ और भी हो सकती थी। उस दिन अगर सुमन साहिल उनकी गाड़ी में ना बैठते और कम से कम दौड़कर भी रेडियो स्टेशन चले जाते, तो शायद उन्हें किस्मत के इस बेरहम मजाक का शिकार ना होना पड़ता। इसलिए दोस्तों, खुद कभी किसी अजनबी की गाड़ी में लिफ्ट ना लें और बच्चों को भी ये बात जरूर सिखाएं। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती जिंदगी को तहस नहस कर देती है। तो अजनबी लोगों से सतर्क रहिए, परिवार का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।